क्या पैंक्रियाटिक कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट को हम पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस करते हैं, कई सारे टाइम ये बीमारी लोकली एडवांस रहता है या इनऑपरेबल रहता है या स्टेज 4 में रहता है। सिर्फ 15% ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जहाँ पे हम क्यूरेटिव सर्जरी का ऑफर दे सकते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है कि फैमिली मेम्बर्स या उनके फ्रेंड्स हैं, लाउड वंस हैं, ये सोचते हैं कि क्या हम इसको पहले पकड़ सकते थे क्या। और ऐसे भी हो सकता है कई बार कि फैमिली सोचता है कि अभी जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं इनमें कोई रिस्क है पैंक्रियाटिक कैंसर का, अगर रिस्क है तो हम इसको कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस कर रहे हैं तो पहला सवाल ये आना चाहिए कि बचे हुए फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कोई रिस्क है क्या जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि पैंक्रियाटिक कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। ये रिस्क असेस करना ज़रूरी है। और ये कैसे होता है? ये होता है दो चीज़ों से। एक तो है, अगर फैमिली में रिस्क है तो फैमिली में एक हिस्ट्री भी हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर्स का। अगर फैमिली में पैंक्रियाटिक कैंसर्स का हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क है और डेफिनेटली इनमें हमें कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर फैमिली में दूसरे मेंबर्स में या पेशेंट खुद में रिलेटेड कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोनिक कैंसर है, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि ये यहाँ पे एक आनुवंशिक कंडीशन है जहाँ पे पैंक्रियास का भी कैंसर हो सकता है। जब ये दोनों फैक्टर्स रहते हैं तब ये मुनासिब रहता है कि एक जेनेटिक काउंसलिंग और एक जेनेटिक टेस्टिंग करें, ताकि हमें एक आनुवंशिक कारण है कि ये पता चले। अगर आनुवंशिक कारण नहीं निकलता है तो ये नॉर्मल रिस्क हो जाता है, जहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल टेस्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है और ऐसे कोई रिकमेंडेशन या साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। समझ लीजिए कि जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक टेस्टिंग में अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है, कोई आनुवंशिक कारण निकलता है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए, ऐसे फैमिलीज़ में जो नॉर्मल इंडिविजुअल से हम इनको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं, जहाँ पे हम MRI और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं पैंक्रियास को स्क्रीन करने का, ताकि अगर बीमारी आता है तो प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा जाए या अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। ये हम कब चालू करते हैं? यूजुअली जो पैंक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट डायग्नोस हुए फैमिली में, इसमें सबसे यंगेस्ट कौन है और जिस एज में उनका डायग्नोस हुआ उससे 10 साल पहले हम ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू करते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स में। समझ लीजिए एक फैमिली में पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस हुआ है और पेशेंट को डायग्नोसिस मिला है 50 की उम्र में, और इस फैमिली में एक आनुवंशिक कारण है, तब हम स्क्रीनिंग चालू करेंगे सब इंडिविजुअल्स में 40 की उम्र के साथ। MRI और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पे अर्ली स्टेज में हम पैंक्रियाटिक कैंसर को पकड़ सकते हैं और इससे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। एक ऐसा ही दूसरा पॉइंट है जो यूजुअली मुझे OPD में पूछा जाता है कि हम इस कैंसर के बचने के लिए होल बॉडी पेट स्कैन कर लें क्या, या होल बॉडी का MRI कर लें क्या, ताकि हमें पैंक्रियास का कैंसर अगर छोटा मोटा रहेगा तो पता चल जाएगा। इसमें ये ऐसे सुझाव क्यों नहीं दे सकते हम? क्योंकि पैंक्रियास का कैंसर बहुत ही अनकॉमन सा कैंसर है, तो हम सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी हम MRI और पेट स्कैन बोलेंगे तो हो सकता है कि हज़ारों सैकड़ों स्कैन्स होने के बाद इक्का दुक्का हमें पैंक्रियास का कैंसर मिले। तो ये रिसोर्स इंटेंस है और सजेस्टेड नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल चॉइस के साथ ये करना चाहे, क्योंकि फैमिली में है, मुझे डर है, और जेनेटिक काउंसलिंग में नेगेटिव आने की, जेनेटिक टेस्टिंग में नेगेटिव आने के बाद भी किसी को लगता है, तो वो इंडिविजुअल चॉइस रहेगा, साइंटिफिक प्रूफ इसमें नहीं रहेगा। दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि पैंक्रियाटिक कैंसर को जल्दी और अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं क्या। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।